Good morning to all of you. Today's my topic is evolution of BJP from Jansangh to largest political party. तो एक डेट है 21 अक्टूबर 1951। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने आरएसएस की सहायता से जनसंघ की नींव रखी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी कौन थे? He was a member of the Indian Constituent Assembly before this. Can you write his name? It will be better for us. And all other people can search in their ChatGPT at least in the picture of the person, how he looks है ना, देख सकते हैं आप। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके मैम। He was a member of the Indian Constituent Assembly before this, and he was also appointed Minister of Industry and Supply in Jawaharlal Nehru's first cabinet. Just a minute, you told us that he was a member of Constituent Assembly. लिखो बोला बेटा, इसको पूछ लेते थोड़ा सा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स भी है। हाँ जी, कौन बताएंगे ये संविधान सभा क्या थी? कोई आइडिया अगर हाथ खड़ा करे कोई, संविधान सभा क्या थी जिसके ये मेंबर थे, मेंबरान थे? संविधान सभा। यस बेटा गुड़िया, आप बताएंगे लास्ट में मैम। संविधान सभा थोड़ा कुछ दो शब्दों में। हाँ बेटे, कोई भी, हाँ बोलो। जो संविधान के निर्माण के लिए जो सभा बनाई गई थी। गुड है ना, सभा बनाई गई थी, इसको संविधान सभा कहा गया। इसी संविधान सभा ने हमारा संविधान तैयार किया था, है ना। इसमें मैं बोल गया कितने मेंबर थे, बार बार पढ़ के भी तो और यही संविधान सभा बाद में क्या हुआ, इसका विभाजन हो गया था और आधी पाकिस्तान बन गई, आधी हिंदुस्तान की बन गई थी। इसी ने हमारा संविधान तैयार किया। और जब अंग्रेज भारत से कब गए थे बेटा, आप बताओ मंडी वाली लड़की गुड़िया, अंग्रेज कब गए थे? भारत का आजाद हुआ था 1947 मतलब 15 अगस्त 1947। संविधान कब तैयार हुआ बड़े भाई? 26 जनवरी 1950। बहुत ही सुंदर, आज मंडी वाले ने फटे चक दिए। तो देखो जी, इन 2-2.5 सालों के बीच में जब अंग्रेज भारत से चले गए थे, भारत के ऊपर अंग्रेज की पार्लियामेंट का कोई अधिकार नहीं था, तो उस टाइम भारत को किसने चलाया पता? संविधान सभा ने चलाया। दो साल तक एज अ पार्लियामेंट भी और संविधान सभा भी, डबल काम किया इन्होंने अंग्रेज के जाने के बाद। एक टाइम ये पार्लियामेंट के रूप में बैठते थे और एक टाइम ये किसके रूप में बैठते थे? संविधान सभा के रूप में। जब ये पार्लियामेंट के रूप में बैठते थे, उसकी अध्यक्षता करते थे लोकसभा का पहला स्पीकर कौन थे, वो पढ़ लेना। और जब ये संविधान सभा के रूप में बैठते थे, उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके मेंबर रहे ये मिस्टर। ठीक है जी, आगे बोलो बेटिया शाबाश। 1950 में इन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट का विरोध किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लिख लो बेटा, इतिहास में चले गया, बहुत ब्यूटीफुल। अभी जब सीसीए बीजेपी ने पास किया था, तभी इसी पैक्ट की बात आई थी, नेहरू लियाकत पैक्ट। तो बताएगा मुझे क्या पैक्ट था? इतिहास के गर्भ में चली गई मैडम। पहले तो मैडम से ही अटैक करेंगे, मैडम के ऊपर ही। हाँ मैम, क्या था ये नेहरू लियाकत पैक्ट? मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। चलो, आपने बीजेपी पढ़ा, अच्छी बात है, मैं बताता हूँ। देखो, और कौन सा प्रस्ताव पास किया था? वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सर बता रहे थे हमें ना, लिखो CAA। नेहरू थे हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर। लियाकत अली मेरे ख्याल से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। पैक्ट ये था कि पाकिस्तान वहाँ पर रह रहे हिंदुओं को बचाएगा, उन पे अटैक नहीं होने देगा, उनकी रक्षा करेगा, और इंडिया भारत में रह रहे मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। ये वादा हुआ था, क्योंकि मार काट दोनों तरफ हो रही थी, तो ऐसे में ये वादा हुआ था, प्रॉमिस हुआ था। तो अभी जो ये CCA लागू हुआ था, तो बीजेपी ने क्या तर्क दिया था उसमें कि भाई साहब, पाकिस्तान जो बांग्लादेश था, वहाँ 22% हिंदू होते थे, आज वो 8% बच गए। और पाकिस्तान में आए दिन कोई लड़की उठाई जा रही है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हमें लगता है कि आप उस वादे को पूरा करने में क्या हुए, असफल। इसीलिए हमने जो CCA पास किया था, इसमें सभी अल्पसंख्यकों को बुलाया, पर मुस्लिम आबादी को नहीं बुलाया, क्योंकि वहाँ जो देश है वो मुस्लिम रिलीजन का देश है। वो बोलते हैं कि हमारे देश का रिलीजन क्या है, इस्लाम। बांग्लादेश भी बोलता है क्या है, इस्लाम। तो ये मोदी सरकार ने इसका जिक्र किया, नेहरू एंड लियाकत पैक्ट। इस इतिहास को पढ़िए, आगे बढ़िए। इसके बाद द फाउंडर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके। उस समय इस नवोदित पार्टी का उद्देश्य था इंडिपेंडेंट इंडिया में हिंदुओं की कल्चर आइडेंटिटी की रक्षा करने के साथ साथ कांग्रेस और मुख्य रूप से नेहरू की प्रिजर्व्ड मुस्लिम पॉलिसी का विरोध करना। अच्छा। जनसंघ की मांग थी जम्मू और कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से विलय किया जाए। परंतु उस दौर में कांग्रेस का छत्र राज था। इसीलिए 1951 से 52 में हुए इंडिपेंडेंट इंडिया के जनरल इलेक्शन में यह पार्टी केवल 3 ही सीट्स जीत पाई। इसके बाद यह पार्टी खुद को मजबूत कर ही रही थी कि 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई।
लेकिन इसके कुछ समय पश्चात आरएसएस के प्रमुख नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ को एक नई दिशा प्रदान की। 1967 तक जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने इसके ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई विचारकों का मानना है कि दीनदयाल उपाध्याय ने भी बीजेपी की वैचारिक नींव रखी। 1967 में हुए जनरल इलेक्शन में जनसंघ ने 35 सीट जीती, जिससे यह लोकसभा की तीसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कब के इलेक्शन है ये? 1967। ओहो, 67 में जाकर थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनी। ओके। जनसंघ ने हिंदी स्पीकिंग रीजन की दूसरी नॉन कांग्रेस एफिलिएटेड क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर संयुक्त विधायक दल का भी गठन किया। देखो, इसको ये इतिहास का पता होना चाहिए। संयुक्त विधायक दल, इसके पीछे लोहिया और इसकी सोच थी अपने जो आपने बताया अभी केस विचारक, मेन विचारक क्या नाम था बेटा, क्या नाम दिया इन्होंने? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनकी विचार थे कि मिलकर हमें लड़ना पड़े कांग्रेस के खिलाफ उत्तर भारत में, संयुक्त विधायक दल। अच्छा, शाबाश। इनके साथ मिलकर जनसंघ ने मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में अपनी गठजोड़ वाली सरकार बनाई। ओके। ये पहला मौका था जब जनसंघ किसी पॉलिटिकल ऑफिस में स्थापित की गई। 67 में ना? Yes, sir. ओके। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी भी जनसंघ में अपनी जगह बना चुके थे। अच्छा, नए लड़के। 1968 में उपाध्याय जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ की बागडोर संभाली। इस दौरान यूसीसी का गठन किया गया। गौ हत्या पर प्रतिबंध, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करना जनसंघ पार्टी का मेन मोटिव बन गया। वहाँ लिखो, पॉइंट लिखे आपने मेन इनके। यूसीसी ना, यूसीसी खोलो बेटा मैडम इसको, यूसीसी, ठीक है। यूसीसी और दूसरा क्या बोला? गो हत्या पर, गाय नहीं काटनी। और तीसरा बताएंगे मैडम हमें जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। इससे पहले कि हम आगे चले, मैं पूछना चाहता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? सोनिया बताएगी हमारी। सुना है आपने? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप बोलो। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये संविधान कम पढ़ रहे हैं हम आजकल, हम बोलो शाबाश। सर, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक समान नागरिक संहिता है, इसके लिए कुछ कानून है। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और अच्छा वही पर एक्सप्लेन करेंगे। यूसीसी क्या है? हाँ, गुड बेटे। सारे देश में एक ही कानून होगा सब। कौन सा वाला कानून? सभी, कोई भी अलग कानून नहीं होगा, सब पर एक ही कानून। अच्छी बात। तो क्या अभी अलग अलग कानून है? अगर मैं मर्डर करूंगा मुझे अलग से जाओगे? नहीं सर, जैसे मुसलमानों को अलग है, हिंदू। ये कौन से वाले कानून की बात कर रहे हैं आप? सब क्लोज पहुंच रहे हैं हम। हाँ सर, कोई बोलेगा समान नागरिक संहिता क्या होती है? मतलब हमारे देश में बेटा दो तरह के कानून होते हैं। एक होता है क्रिमिनल कानून, आईपीसी, अब तो नई आ गई ना, भारतीय दंड विधान। एक होते सिविल कानून, शादी ब्याह तलाक और संपत्ति के कानून। वो है रिलीजन के हिसाब से अलग अलग, उनको एक करना, सबके लिए एक। बेटी है तो बेटी, कोई बेटी साबानो नहीं बनेगी। अगर कमला को लाड़े से वो लेने का अधिकार है क्या? अगर तलाक होता है तो क्या मिलता है? खर्चा और हो ना, तो फिर शाहबानो को भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि शाहबानो को अलग कानून और कमला को अलग, समझे आप? तो ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल कितने में दी है बच्चों? 44 है ना। नीति सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। और फिर दूसरा बोला मैडम ने गौ हत्या, और तीसरा बोला मैम ने जम्मू कश्मीर का जो 1956 में संविधान बना, कब बना? 56 या 57 पढ़ना, उसको भंग करना। ठीक है, ये मांग पहले से थी। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरा, गौ हत्या का जिक्र संविधान में कौन से आर्टिकल में बताओ है? अगर नीति सिद्धांत पढ़ेंगे आप, दिया हुआ है। हाँ, ऐसा कुछ है, ठीक बोला आपने कि भाई राज्य जो है दुधारू पशुओं की हत्या पर क्या लगाएगा? रोक लगाएगा, नीति नैतिक सिद्धांत में। आगे बोलो बेटिया, गुड। इसी बीच राजनीतिक दिशा में जनसंघ अपनी स्थिति मजबूत कर ही रही थी। हाँ। कि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी, जिसके विरोध में जनसंघ ने भी अन्य ऑपोजिशन पार्टी की तरह विरोध का मोर्चा खोल दिया। गुड। इमरजेंसी के विरोध में हुए नेशन वाइड प्रोटेस्ट के चलते जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार ने जेल में डाल दिया। अच्छा। लेकिन जब 1977 को इमरजेंसी को पूर्णतः हटाया गया और फ्रेश जनरल इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाए गए, तो जनसंघ ने इंडिया के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पार्टी जैसे सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस और भारतीय लोक दल के साथ मिलकर जनता पार्टी को जन्म दिया। ब्यूटीफुल। इन पार्टियों का नाम लिखो बेटिया, ताकि कौन कौन पार्टियां जुड़ी थी, बच्चों को इतिहास पता लगना चाहिए। कांग्रेस के ये जो इंदिरा गांधी जी के टाइम जो लगी थी इमरजेंसी, उसके खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी। देखो बाद में इनका झगड़ा याद है ना आपको, इन्होंने भी बताया था हमें। फिर बोला मैडम ने कांग्रेस ओ, ये वो ओ है जो इंदिरा से अलग हुई थी। कांग्रेस का विभाजन 69 में हुआ था ना, कांग्रेस आर और ओ में है ना। हाँ, और इसी से आए थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर भारत के, गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, जो बात हुई थी।
और भारतीय लोकदल ये है चौधरी चरण सिंह की पार्टी। ये किसी ने बच्चे ने हमको बताया था पॉल ब्रास के थ्रू, चौधरी चरण सिंह का जीवनी बताई थी किसी बच्चे ने, किसानों के नेता कोई था बच्चा, आप में से आप भूल गए आप, तो जो भी था तो ये वो उसकी पार्टी थी भारतीय लोकदल। आगे वो सवाल। परिस्थितियों की वजह से एकजुट होकर बनी इस पार्टी का केवल एक ही उद्देश्य था, हाँ जी, इंदिरा गांधी की पार्टी को हराकर सत्ता से बेदखल करना। गुड। और जब देश में चुनाव हुए तो कांग्रेस सत्ता के बाहर थी और जनता पार्टी की सरकार का गठन हो गया। ओके। इस न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट ने मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, परंतु इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ा शेयर जनसंघ का ही था। ओहो। जनसंघ को 93 सीट्स मिली थी, जो इस पार्टी को मिली कुल सीट्स का 31% था। इस नव नियुक्त गवर्नमेंट में जनसंघ के प्रीवियस लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बनाया गया। विदेश मंत्रालय दिया गया उनको। अच्छा, गुड। ऐसी गठजोड़ से यह मिली-जुली सरकार बन तो गई, लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी के मध्य सामंजस्य का अभाव था। ओहो। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इसकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी की आइडियोलॉजीज भी एक दूसरे से काफी डिफरेंट थी, जिसके चलते इसके एक घटक दल आरएसएस एसोसिएटेड जनसंघ ने इस डुअल मेंबरशिप को खत्म करने की मांग की, परंतु जनसंघ ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके चलते जनता पार्टी का एक पैशन जनता पार्टी सेक्युलर के नाम से सरकार से अलग हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि मोरारजी देसाई की मेलजोल की सरकार गिर गई। 1980 में आम चुनाव फिर से हुए, लेकिन इन चुनावों में जनता पार्टी ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया। एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा अभी कॉन्टेक्स्ट जोड़ता हूँ। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में संविधान में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया था, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं। बताओ कौन सा अमेंडमेंट था वो? 42। गुड। उसमें संविधान की प्रस्तावना में भी कुछ शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद और एक और शब्द और एक पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, याद रखना। इसको अक्सर हम गलत बोलते, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, इसको सेकुलर कहते हैं। तो यानी कि इस टाइम तक देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा खड़ा हो गया था जो कि सेकुलरिज्म को बहुत अच्छा मानता था। देखो ये भी परिप्रेक्ष्य ना, जब संविधान में ये दूसरी सरकार आई जनता दल की, इन्होंने इंदिरा गांधी के अमेंडमेंट के खिलाफ एक अमेंडमेंट पेश किया, उसका नाम था 44th। चेक कर लेना, जो भी इंदिरा गांधी में उसने 42nd में किया उस मैक्सिमम को उन्होंने हटाया। ठीक है, सिर्फ इनको नहीं छेड़ा, सेकुलर और समाजवाद को। इसका मतलब उस जमाने 70 के दशक में समाजवाद मतलब अच्छा मानते थे, समाजवादी है तो देश का भला होगा, सेकुलर है तो देश का भला होगा, तो वो आइडियोलॉजिकल बहुत मानता थी। इसीलिए देखो कि सेकुलरिज्म के नाम पर फिर एक धड़ा इनका अलग हो गया कि बोले तो हिंदूवादी है तो हम सेकुलर होना चाहते हैं। ये रखना याद। आगे बोलो बेटिया, शाबाश। 1980 में आम चुनाव में जनता दल को केवल 31 सीट्स प्राप्त हुई। 31 अप्रैल 1980 को जनसंघ ने नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्टी की मीटिंग बुलवाई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि पार्टी के मेंबर्स को अपनी डुअल मेंबरशिप त्यागनी पड़ेगी। जनता पार्टी के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वे आरएसएस को चुने या फिर जनता पार्टी को। इसी तरह जनता पार्टी से अलग होकर सभी सदस्यों ने आरएसएस को चुना। इस तरह 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बन गई। नेक्स्ट फेज है द राइज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। In the 1984 general election, BJP could win only 2 seats. 2 सीटें, जो टोटल वोट्स का केवल 7% ही था, और चंदू पातला जागरा रेड्डी इनमें से एक थे, और दूसरा है डॉक्टर A.K. पटेल। लाल कृष्ण अडवाणी was appointed the president of the party after the defeat in 1984 जनरल इलेक्शन। और अब यह पार्टी फिर से आरएसएस और जनसंघ की ओरिजिनल हार्ट लाइन हिंदू नेशनलिज्म की विचारधारा के साथ आगे बढ़ी। 1980 विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन शुरू किया। ठीक है। बीजेपी मेड द राम जन्मभूमि इशू अ पार्ट ऑफ इट्स मैनिफेस्टो। पहले इसको लिखो ऊपर, VHP लिखो बेटा, मैं समझाता हूँ आपको। VHP लिखो, शाबाश। मैंने पहले बताया था आपको, आरएसएस अगर माँ है तो उसके बच्चे निकलते हैं BHP, बजरंग दल, BJP, समझ रहे आप? तो ये शाखा है विश्व हिंदू परिषद। वी करो बेटा, इसको B से वी करो, वी विश्व, व ये वाला है ना, शाबाश। आइए ठीक है। विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन शुरू किए। ठीक है। यही मुद्दा था जिसने स्ट्रगल करके बीजेपी में प्राण फूंक दिए। इस मुद्दे को लेकर चलाए गए कैंपेन के माध्यम से बीजेपी को लोगों के समर्थन प्राप्त हुआ। 1989 के जनरल इलेक्शन में यह देखने को मिला, जहां बीजेपी को 86 सीट्स प्राप्त हुई।
लोकसभा में मिली सफलता की वजह से बीजेपी न्यूली फॉर्म्ड वीपी सिंह नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूएंट बन गई। देखो इसको ये पता होना, फिर याद रखना बच्चों, भारत की पहली गठबंधन सरकार कौन सी थी? नेशनल फ्रंट। जनता दल नहीं थी, वो तो एक पार्टी थी। गठबंधन सरकार जिसमें पार्टियां बाहर से अलग अलग थी, उसका नाम है नेशनल फ्रंट। भारत का पहला गठबंधन कौन है? एनडीए नहीं है, ये है नेशनल फ्रंट, है ना, याद रखना इसको। आगे बोलो, शाबाश बेटा। और इसके बाद ही बीजेपी हमेशा इंडियन पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर बनी हुई है। अच्छा, परंतु अब बीजेपी कुछ ऐसा करने वाली थी जो उसे भारतीय हिंदू बहुसत्ता से सीधा जोड़ने वाला था। द राम जन्मभूमि मूवमेंट 1990। In 1990, Advani launched a Rath Yatra from Somnath to Ayodhya to demand the construction of Ram Temple. अडवाणी का कहना था कि इस रथ यात्रा का मकसद संपूर्ण भारत का समर्थन प्राप्त करना और हिंदुओं को जागृत करना है। एक मिनट रुको, देखो मैं इतना शोर तो नहीं हूँ, पर जितना मेरा गैस मैं गैस करना चाहता हूँ। सोमनाथ क्यों चुना अडवाणी ने? मानते हैं कि वो अपने सिंध से भागकर वो गुजरात आए थे, उनके पूर्वज, क्योंकि वो थे सिंधी, ठीक है। पर सोमनाथ का कुछ एक कारण है, और बताओ बोला क्या कारण हो सकता है? सोमनाथ जानते हैं आप? किसका मंदिर है सोमनाथ में? किस भगवान का? हिंदुओं के भगवान कौन से भगवान है वो? शिव जी भगवान, ठीक है ना। और सोमनाथ के मंदिर पर बार बार अटैक हुए थे, लूटा था उसको, याद है ना आपको? बाद में फिर से बसाया था उसको, ठीक है। तो मतलब वो एक प्रतीक है कि भाई हम लड़के फिर उठेंगे, तो सोमनाथ से शुरू की यात्रा उन्होंने। आगे बोलो बिटिया, शाबाश। लेकिन इस रथ यात्रा के संबंध में फेमस हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा का कहना है, रथ यात्रा प्रतिबिंब थी हिंदुत्व की, धर्म युद्ध की, पुरुषार्थ की और एक हद तक हिंदू नेशनलिज्म की। इस पूर्ण यात्रा के दौरान अडवाणी ने अपनी स्पीच में गवर्नमेंट पर मुस्लिम तुष्टीकरण और प्स्यूडो सेक्युलरिज्म की आड़ में हिंदुओं को लेजिटिमेट एस्पिरेशन को दरकिनार करने का आरोप लगाते रहे। दो शब्द लिखो बोला बेटा, एक बोला आपने मुस्लिम तुष्टीकरण, है ना, तो मतलब होते हैं अपीजमेंट। एक दिन बताया था वर्ड, आपने अतुल नहीं बताया था, मुस्लिम अपीजमेंट, तुष्टीकरण, है ना, तुष्टीकरण। और दूसरा एक और अच्छा शब्द यूज़ किया इन्होंने, सूडो सेकुलर। हाँ, सूडो होता है नकली, सूडो सेकुलर, है ना, ये वर्ड यूज़ करती है बीजेपी। आगे बहुत शाबाश। और एक फैक्ट छूट गया इसमें, बीच में राजीव गांधी जी से कुछ गलतियाँ हुई। उन्होंने, मैंने बताया था आपको कि राम मंदिर का ताला खुलवा दिया हिंदुओं की मांगों को लेते, कि वीएचपी की मांग चली थी, क्यों ना मैं ही खोल दूँ, फिर क्यों किसी को मौका देना। और इधर से मुस्लिम पक्ष को भी पटाया, उनको समझाया कि मैं आपका ये जो शाह बानो वाला जो कांड हो गया था 86 के आसपास का, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, और किया, कोर्ट से बाहर सॉल्व कर दिया। पर उससे जो पढ़े लिखे कई लोग थे वो नाराज हुए कि यार इस लड़की को तो इसका एक हिस्सा मिलना चाहिए था, सरकार क्यों रास्ते में खड़ी है? जब हिंदू बेटियों की बात आई, सरकार ने उनको हक दिया, पर इनके लिए क्यों रास्ते में खड़ी है? कि कुछ लोग ये दाढ़ी बना के बोलते कि नहीं जी हमारे कल्चर के क्या है, खिलाफ है, उससे लोग नाराज होने लगे, समझा? वो भी फायदा मिला है उनको। आगे बोलो, शाबाश। इस यात्रा के चलते बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने Good. अडवाणी जी के प्रिवेंशन डिटेंशन में डाले जाने के ऑर्डर रिलीज कर दिए। गुड। परंतु इसके बाद भी हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। अच्छा। इसको देखकर अयोध्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई। रुको, देखो लालू जी ने उस टाइम उनके रथ को बिहार में रोका, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, लालू जी की पार्टी भी उसी टाइम, बढ़िया देख लेना, उनकी पार्टी का नाम है वो जो जनता दल कुछ नाम था उसका, अब तो एलजेपी है ना, पहले नाम कुछ और था उसका, जो उसकी पार्टी का नाम है। और उसको रोकने से क्या हुआ, लालू जी ने अपनी एक इमेज बनाई बिहार में, कैसी? सेकुलर इमेज, हिंदुत्व के खिलाफ और सेकुलर इमेज। तो उसके बाद से लालू जी को जो मुस्लिम वोट है वो उनका स्ट्रांग हुआ, यादव मुस्लिम की दोस्ती बढ़ी वहाँ पर। आगे बोलो, शाबाश। जिससे पैरामिलिट्री फोर्सेस व कार सेवकों के मध्य झड़प हो गई। अच्छा। जिससे यूपी के हालात खराब हो गए और बहुत सी जगह पर दंगे शुरू हो गए। After that, BJP also withdrew supports from VP Singh government and got 120 seats in the fresh election. अच्छा, साथ ही यूपी में बीजेपी की सरकार भी बन गई। अच्छा। परंतु इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। अच्छा। On 6 दिसंबर 1992, आरएसएस और उसके एफिलिएट ने एक रैली ऑर्गेनाइज की जिसमें आरएसएस व बीजेपी के 1 लाख एक्टिविस्ट शामिल थे। परंतु यह रैली उग्र हो गई जिसमें हिंदू मुस्लिम के दंगों की शुरुआत हो गई। अच्छा। और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद गवर्नमेंट ने विश्व हिंदू परिषद पर बैन लगा दिया। अडवाणी और अन्य बीजेपी लीडर्स को भीड़ को उकसाने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि यह प्री प्लान्ड योजना थी। ठीक है जी। इसी संदर्भ में 2009 में जस्टिस मनमोहन सिंह की रिपोर्ट में बीजेपी के बहुत से नाम
जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 68 को डेमोलिशन के लिए दोषी माना गया। ये वो मनमोहन सिंह नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये जस्टिस मनमोहन सिंह, कोई और मतलब व्यक्ति थे, न्यायाधीश। अच्छा जी, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार इनके भाषणों और बहकावे में ही बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया। गया। अच्छा, लेकिन 30 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले ने इन लीडर्स को दोषी ना मानते हुए इन्हें बरी कर दिया। अच्छा। 11 दिसंबर 1991 में मुरली मनोहर जोशी, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, कन्याकुमारी से एक एकता यात्रा शुरू की। 14 राज्यों से गुजरकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया गया और यह यात्रा खत्म की गई। एकता यात्रा व रथ यात्रा में समानता यह थी कि भारत के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अहम किरदार निभा रहे थे। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि देश का भावी नेतृत्व इन्हीं यात्राओं से तय हो रहा था। द नेक्स्ट स्टेज, द बीजेपी टर्न्ड इनटू एनडीए। रुको बेटा, मैं अब इसको द बीजेपी टर्न्ड इनटू एनडीए। यह दौर गठजोड़ की सरकारों का था। अटल ने 1999 में 2004 तक सरकार बनाई। अटल ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के लिए बस यात्रा के माध्यम से देश विदेश में उनकी सराहना हुई, परंतु 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिससे पाकिस्तान ने भारत को भी मतलब कि जवाब दिया। उसके बाद आखिरी मोड़ इसमें यह आया कि द एनडीए टर्न्ड इनटू बीजेपी। यूपीए के सेकंड टर्म में उस पर आरोप लग रहे थे और पब्लिक परिवर्तन चाहती थी, और वो उन्हें गुजरात के सीएम और बीजेपी के प्रिय कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को देखने में मिला। यह उनके फैन फॉलोइंग ही थी, जिससे उन्हें 2014 व 2019 में उनके द्वारा लड़े गए प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन में जीत दिलाई। मतलब रुको, इसका मतलब पता क्या होता है? प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन आप बोल सकते हो, क्या मतलब है इसका? आपने शब्द यूज़ किया राष्ट्रपति के तरीके का चुनाव, क्या मतलब है? सर, उनके नाम पे हो रहे थे सारी जगह चुनाव, उनके पोस्टर्स लगाए जा रहे थे हर जगह। बिल्कुल सही। मतलब अदरवाइज जो संसदीय सरकार होती है उसमें एमपी चुनाव लड़ते हैं लोग, एमपी को देख के वोट देते हैं। पर इसमें क्या हुआ, बेसिकली लोगों ने एमपी नहीं देखा, बंदों ने देखा कि ये एमपी किसको चुनेगा, बंदों ने ये देखा। जैसे अमेरिका में चुनाव होते हैं, अमेरिका में जब चुनाव होते हैं ना वहाँ के राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति के चुनाव डायरेक्ट नहीं होते, लोग पहले उसको वोट देने वाले बंदे चुनते हैं। तो उनको नहीं फर्क पड़ता बंदा ए है, बी है, सी है, डी है, उनको पता ये ट्रंप को वोट देगा, ये फलाने को वोट देगा। वही यहाँ भी हुआ। ये सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको अपने यहाँ का देता हूँ। हमारे मंडी में राम स्वरूप जी, हमारी जो पांगी तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही है, इसको बोलते हैं हम मंडी, है ना, मंडी पार्लियामेंट्री सीट। तो वहाँ पर राम स्वरूप जी खड़े हुए, जो कि बड़े ही मतलब गाँव के प्रधान भी नहीं थे वो, मतलब इस लेवल का भी आदमी, उनको फेमस नहीं थे बहुत। वीरभद्र का डायलॉग है कि भाई जो गाँव का प्रधान नहीं है उसको तुमने टिकट दे दिया। और हारी कौन? रानी प्रतिभा सिंह हार गई, क्योंकि मोदी लहर चली थी। तो एक ऐसे आदमी को जिता दिया जिसको लोग जानते नहीं थे। तो मतलब ऐसा हुआ प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है उसको वोट दो। आगे बोलो, शाबाश बेटे। सेंट्रल इलेक्शन हो या स्टेट इलेक्शन, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही फाइट किए जा रहे थे। परंतु यहाँ एक फैक्ट है कि बीजेपी को 2014 में जीत दिलाने के पीछे एक और शख्स का हाथ था जी, और वो थे अमित शाह। अच्छा, जिन्हें चाणक्य ऑफ करंट पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। अच्छा। तो अब हम कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक का सफर तय किया बीजेपी ने। धन्यवाद। धन्यवाद।